हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पूरे चैप्टर के इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर के पूरे चैप्टर 13 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो यहां पे हम 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जो कि पूरे के पूरे आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे हर एक चैप्टर से हमने इंक्लूड किया है सारे के सारे इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को। ये हमारा पार्ट 1 है। इसके आगे भी 2 से 3 पार्ट और आएंगे, क्योंकि एक ही पार्ट में हम पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर नहीं करा सकते हैं। तो आज का ये जो पार्ट है, ये हमारा पार्ट 1 है ऑब्जेक्टिव के 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का। इसके बाद हम इसका पार्ट 2, पार्ट 3 भी लेकर के आएंगे। तो आज की इस वीडियो में पूरे के पूरे 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करके चलेंगे। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है रैफलेशिया। कौन सा होता है? रैफलेशिया। तो रैफलेशिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यह संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है। इसका जो आप देखे होंगे लंबाई जो होती है, इसका जो व्यास होता है लगभग 7 मीटर होता है। सोचिए जब उसका व्यास 7 मीटर होता है, यानी आप सोच सकते हैं कि फ्लावर कितना बड़ा होता होगा। यह रैफलेशिया का एक ऐसा पूरा का पूरा फ्लावर होता है कि इसमें आप देखेंगे जो पॉलिनेशन होता है, जो परागण होता है, वो किसके द्वारा होता है? हाथी के द्वारा होता है। क्योंकि इतना बड़ा फ्लावर है तो फ्लावर में पॉलिनेशन के लिए किसी बड़े जानवर की आवश्यकता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि रैफलेशिया जो है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। इसमें परागण किसके द्वारा होता है? हाथी के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी वर्तिका एवं वर्तिकाग्र वाले पौधे का नाम बताना है। एक ऐसे पौधे का नाम बताना है जिसकी जो स्टाइल और स्टिग्मा यानी वर्तिका और वर्तिकाग्र जो होते हैं वो सबसे लंबे होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको क्या लिखना है? मक्का। मक्का यानी कि जियामेज। मक्के का प्लांट जो होता है, मक्के के प्लांट की वर्तिका और वर्तिकाग्र, स्टिग्मा और स्टाइल दोनों जो होते हैं ये काफी लंबे होते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा यहां पे रिपीट हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प तो हमने पहले ही बता दिया, रैफलेशिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस हार्मोन्स का नाम बताना है जो कि अंडाशय को फल में विकसित होने हेतु उत्प्रेरित करता है। ऐसे आपको बताना है, ऐसे हार्मोन्स का नाम बताना है जो कि अंडाशय को फल में बदलने हेतु प्रेरित करते हैं। तो ऐसे 2 हार्मोन्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि किसी भी अंडाशय को फल में बदलने के लिए प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं। उनका नाम है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। कौन कौन से हार्मोन्स हैं? एक है हमारा ऑक्सिन हार्मोन्स और दूसरा हमारा है साइटोकाइनिन। कौन कौन से हैं? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये क्या करते हैं? अंडाशय को फल में बदलने की प्रेरणा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी पुष्पीय पादपों में यानी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो भ्रूणपोष होता है, जो भ्रूणपोष मतलब एंडोस्पर्म होता है, उसकी सूत्र गुणिता क्या होती है? तो हमेशा आपको याद रखना है कि किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, किसी भी पुष्पीय पादप के अंदर जो सूत्र गुणिता होती है भ्रूणपोष की, भ्रूणपोष की सूत्र गुणिता हमेशा आपको याद रखना ट्रिप्लॉइड होती है। कैसी होती है? हमेशा याद रखना ट्रिप्लॉइड यानी कि त्रिगुणित होती है। कैसी होती है? त्रिगुणित होती है। अगला क्वेश्चन है, साल्विया में होने वाला कीट परागण क्या कहलाता है? साल्विया का जो पौधा होता है इसमें जो कीट परागण होता है यानी कीटों के द्वारा परागण होता है, तो कीट परागण क्या कहलाता है? तो हमेशा याद रखना है आपको कि जब कीट के द्वारा परागण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। हमेशा आपको याद रखना है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली हम किसको बोलते हैं? जब भी कीटों के द्वारा परागण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। मतलब साल्विया में जो कीट परागण होता है उसको हम एंटोमोफिली बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज हमेशा याद रखना है। और अगर आपसे ये भी पूछ ले, साल्विया ना देकर के अगर आपसे केवल इतना भी पूछ ले कि कीटों द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है, तो आपको यही लिखना है एंटोमोफिली। ठीक, तो साल्विया में होने वाला कीट परागण क्या कहलाता है? एंटोमोफिली कहलाता है। जल्दी से आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड जो होता है वो व्रंत से जुड़ा होता है। बीजांड का एक ऐसा स्थान जहां पर बीजांड जो है व्रंत से जुड़ा होता है, यानी कि आप देखेंगे जो फ्यूनिकल होता है, जो बीजांड के व्रंत होता है, वो जब बीजांड के मुख्य शरीर से जिस भाग के द्वारा जुड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाइलम या नाभिका। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हाइलम या नाभिका। क्या बोलते हैं? हाइलम लिख सकते हैं आप, हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो आप नाभिका लिख सकते हैं। ठीक, तो बीजांड का वह स्थान जहां पर बीजांड व्रंत से जुड़ा होता है उस स्थान को हम बोलते हैं हाइलम या नाभिका। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है
कि पराग कणों का अंतःचोल किसका बना होता है। पराग कण की जो आंतरिक भित्ति होती है जिसको हम अंतःचोल कहते हैं, तो पराग कण की आंतरिक भित्ति यानी अंतःचोल किसका बना होता है। तो आपको याद रखना है पराग कण की आंतरिक भित्ति जो होती है ये सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। किसकी किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और ये बनी होती है सेल्यूलोज की और सेल्यूलोज व पेक्टिन की, सेल्यूलोज व पेक्टिन की बनी होती है। दोनों आपको याद रखना सेल्यूलोज व पेक्टिन। तो जो पराग कण की अंतःचोल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज व पेक्टिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है पराग कण के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ पोलन ग्रैंड। पोलन ग्रैंड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है पेलिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग कणों के अध्ययन को हम कहते हैं पेलिनोलॉजी। तो हम पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेलिनोलॉजी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है वेलिसन एरिया में परागण होता है। तो वेलिसन एरिया में हमेशा याद रखना है कैसा परागण होता है, जल परागण होता है। कैसा परागण होता है, वाटर पॉलिनेशन यानी कि जल परागण होता है। अगला क्वेश्चन है द्वि निषेचन की खोज किसने की थी। तो आपको याद रखना है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है ये एंजियोस्पर्मों का बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर होता है। किसी भी अवृत्तबीजी पादप का महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि उसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी, तो नवास्चिन ने की थी। किसने की थी, नवास्चिन ने की थी। तो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है नवास्चिन। किसने की थी डबल फर्टिलाइजेशन की खोज, नवास्चिन ने की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है पराग कण की बाह्य भित्ति कहलाती है। जो हमारा पोलन ग्रैंड होता है इसकी जो बाह्य भित्ति होती है, जो बाहरी लेयर होती है, बाह्य भित्ति क्या कहलाती है। तो पराग कण की जो बाहरी वाली भित्ति होती है, देखिए आंतरिक वाली भित्ति क्या कहलाती है, अंतःचोल, और जो बाहरी भित्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य चोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाहरी भित्ति को हम बोलते हैं बाह्य चोल, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं, बाह्य चोल या एक्साइन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या कितनी होती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कितने जनक भाग लेते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा आपको याद रखना है कि ओवरऑल केवल और केवल एक ही जनक भाग लेता है। कौन सा, केवल और केवल एक ही जनक भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं, मेल और फीमेल। लेकिन यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल और केवल एक ही पेरेंट्स जो है भाग लेता है, यानी कि एक ही जनक जो है भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है पराग कण की बाहरी भित्ति जिसको कि हम बाह्य चोल कहते हैं, ये बनी किसकी होती है। अब पूछा गया यहां पे कि पराग कण की बाहरी भित्ति को हम कहते क्या है, तो बाह्य चोल कहते हैं। लेकिन पराग कण की जो बाहरी भित्ति है, जो बाह्य चोल है, ये बनी किसकी होती है। तो आपको याद रखना है स्पोरोपोलेनिन। क्या याद रखना है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका स्क्रीनशॉट भी अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेब किस प्रकार के फल का उदाहरण है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो सेब होता है ये असत्य फल का एग्जाम्पल है। किसका, असत्य फल का एग्जाम्पल है। असत्य फल को हम आभासी फल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम आभासी फल भी कहते हैं। असत्य फल को हम क्या कहते हैं, आभासी फल या कूट फल भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम कूट फल भी कहते हैं या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो सेब होता है इसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता है बल्कि पुष्पासन से होता है। तो अंडाशय के अलावा पुष्प के अगर किसी भाग से फल का निर्माण होता है तो उसको हम बोलते हैं आभासी फल या असत्य फल। तो सेब जो है एक असत्य फल या आभासी फल का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हमेशा आपको याद रखना सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती है, वृषण के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर, वृषण के अंदर, यानी कि टेस्टिस के अंदर पाई जाती है। और सर्टोली कोशिकाओं का काम क्या होता है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। ठीक, तो आपको याद रखना है सर्टोली कोशिकाएं वृषण यानी कि टेस्टिस के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है जो हाथी एलिफेंट होती है इसका गर्भकाल कितने दिनों का होता है। तो हाथी की जो गर्भावस्था होती है वो लगभग 641 दिन की होती है। कितने दिनों की होती है, वो लगभग 641 दिनों की होती है। अगला क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया कहां होती है। तो निषेचन की क्रिया आपको याद रखना है कहां होती है, अंडवाहिनी नलिका में। कहां होती है, अंडवाहिनी नलिका में। तो अंडवाहिनी नलिका आप लिख सकते हैं, या आप लोगों को इंग्लिश से लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या लिख सकते हैं, अंडवाहिनी नलिका, या आप लिख सकते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या लिख सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब जो मादा की होती है, किसी भी महिला की जो फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी नलिका होती है, इसी के अंदर क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया जो होती है ये संपन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो फीटस होता है, फीटस को पोषण कौन प्रदान करता है।
तो फीटस और मादा के मध्य एक संरचना होती है संपर्क बनाने वाली, जिसको हम बोलते हैं अपरा या प्लेसेंटा। तो इसी अपरा या प्लेसेंटा के माध्यम से ही क्या होता है, फीटस को पोषण प्राप्त होता है। तो अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा ही पोषण प्राप्त करता है कोई भी फीटस। ठीक, तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वृषण में किन कोशिकाओं द्वारा लिंग हार्मोन्स निर्मित होते हैं? वृषण में ऐसी कौन सी सेल है, कौन सी ऐसी कोशिका है जिसके माध्यम से लिंग हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है? तो आपको याद रखना है कि वृषण की लीडिंग कोशिकाएं, जिसको कि हम आंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। लीडिंग कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है? जो लीडिंग कोशिकाएं होती है इनको हम आंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। तो लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन यानी कि मेल सेक्स हार्मोन्स यानी कि नर लिंग हार्मोन्स जो है इसका सिक्रेशन किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सोमनीफेरस नलिकाएं कहां पाई जाती है? तो इसका आंसर भी क्या है, सोमनीफेरस नलिकाएं भी किसके अंदर पाई जाती है? यह भी पाई जाती है वृषण यानी कि टेस्टिस के अंदर, और इसका काम क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का परिपक्वन कहां पे होता है, यानी कि मैचुरेशन कहां पे होता है स्पर्म का? तो शुक्राणु परिपक्व होते हैं कहां पर आकर के, एक संरचना होती है वृषण में जिसको हम बोलते हैं अधिवृषण। क्या बोलते हैं इसको हम? अधिवृषण। इसको अगर आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं एपिडिडाइमिस। क्या लिख सकते हैं आप लोग? एपिडिडाइमिस। क्या लिख सकते हैं आप लोग? ये भी लिख सकते हैं एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। ठीक, तो एपिडिडाइमिस आप लोग लिख सकते हैं एपिडिडाइमिस, या हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं अधिवृषण। तो अधिवृषण के अंदर ही शुक्राणुओं का क्या होता है, परिपक्वन होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के किसी भी फीमेल में आप देखे होंगे कि 28 दिन का अंडाशय चक्र चलता है, जिसको हम मासिक चक्र या रजोधर्म चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो किसी भी मनुष्य के अंदर जो 28वें दिन का अंडाशय चक्र होता है, उस 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग कब होता है? तो आपको याद रखना है, जो अंडोत्सर्ग होता है तो वो होता है 14वें दिन। कौन से दिन होता है अंडोत्सर्ग? वो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन। किस दिन? 14वें दिन होता है। ठीक, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन क्या होता है, अंडाणु जो है निकल करके बाहर आ जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अपनी ही तरह के नई पीढ़ी के जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब सेम अपने ही समान बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया या अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ऑल यू नो दैट कौन सी है? तो ये है आपका रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। तो प्रजनन एक ऐसी क्रिया होती है जिसके माध्यम से कोई भी जीव जो है अपने समान नए जीवों को जन्म देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्राफियन फॉलिकल से अंड के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल फटता है 14वें दिन एलएच हार्मोन्स की सक्रियता होती है, वैसे ही ग्राफियन पुटिका से अंड बाहर निकल करके आ जाता है, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ओवुलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को हम? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग। क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? मानव में जो गर्भावस्था होती है कितने दिनों की होती है आपको बताना है। तो मानव में जो गर्भावस्था होती है वो लगभग 270 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 270 दिन की। आप 270 से 280 दिन भी लिख सकते हैं, हर जगह आपको 270 मिलेगा, कहीं कहीं पे 270 से 280 दिन भी मिलता है। ठीक, तो ये कोई फिक्स नहीं है, 2-4 दिन इधर उधर हो सकता है। किस अंग में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है? ये क्वेश्चन कभी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हमेशा आपको याद रखना है कहां होता है? तो ओवरी के अंदर, यानी कि फीमेल की ओवरी या अंडाशय के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? अंडाशय के अंदर या ओवरी के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं? तो आपको पता है कि मनुष्य के शुक्राणु के हर एक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 जोड़े में से आपने देखा है कि 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। तो ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो आपको लिखना है 22 जोड़े। 23वां जोड़ा क्या होता है? असमान होता है, जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अंडाणु के निर्माण में कितने ध्रुवीय इकाई यानी कि पोलर बॉडी बनते हैं? तो एक अंडाणु के निर्माण में आपको याद रखना है कि 3 पोलर बॉडी बनते हैं। कितने? 3 पोलर बॉडी बनते हैं, यानी कि 3 ध्रुवकाय बनते हैं। क्योंकि एक बार की अंडाणु जनन की प्रक्रिया के माध्यम से, यानी एक बार के ऊजेनेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से एक ही अंडाणु बनता है। तो एक अंडाणु के निर्माण में 3 पोलर बॉडी का निर्माण या ध्रुवकाय का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, गैस्ट्रुला अवस्था में कितने जनन स्तर होते हैं? तो गैस्ट्रुला अवस्था में आपको याद रखना है कितने जनन स्तर होते हैं? 3। कौन कौन से 3 जनन स्तर होते हैं? तो आपको याद रखना है, सबसे बाहरी परत जो होती है वो एक्टोडर्म कहलाती है, बीज वाली जो होती है वो मेसोडर्म कहलाती है, और अंत वाली जो होती है सबसे लास्ट वाली वो कहलाती है एंडोडर्म कहलाती है। ठीक,
तो गैस्ट्रुला अवस्था जब बन जाती है तो इसमें 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है और यही 3 जनन स्तर क्या करते हैं, आगे चल के शरीर के सभी अंगों का निर्माण करते हैं। चलिए इसका भी जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक 50 वर्षीय स्त्री का रज चक्र समाप्त होना क्या कहलाता है। किसी भी फीमेल के अंदर अगर रज चक्र समाप्त होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, मोनोपॉज, या हिंदी में आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं रजोनिवृत्ति। क्या लिख सकते हैं आप लोग, रजोनिवृत्ति लिख सकते हैं, रजोनिवृत्ति लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, रजोनिवृत्ति। अगला क्वेश्चन है यौवनारंभ पश्चात, मतलब जैसे ही यौवनावस्था प्रारंभ होती है, यौवनारंभ पश्चात मनुष्य में कौन सा युग्मक जनन जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब आपको बताना है कौन सी ऐसी युग्मक जनन की प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत चलती है। तो युग्मक जनन की प्रक्रिया 2 ही प्रकार से होती है, युग्मकों के बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है, ठीक। तो युग्मक जनन 2 प्रकार से होते हैं, एक होते हैं शुक्राणु जनन और दूसरा होता है अंडाणु जनन। तो जो अंडाणु जनन की प्रक्रिया होती है ये लगभग 45 से 50 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। लेकिन जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है, ठीक। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोसाइट आप लिख सकते हैं। तो शुक्राणु जनन आप लोग हिंदी से लिख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है गिफ्ट का पूरा नाम बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो गिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है, गैमीट इंट्रा, गिफ्ट का पूरा नाम आपको लिखना है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जितने भी देखिए फुल फॉर्म हैं सभी के सभी आपके एग्जाम में के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में बहुत सारे फुल फॉर्म देखने को मिलते हैं और फुल फॉर्म जितने भी हैं इनका आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। जैसे गिफ्ट के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो गिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एड्स की जांच करने वाली जो टेस्ट होती है, तो एड्स की जांच को हम क्या बोलते हैं, एलाइजा टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्स की जांच को हम बोलते हैं एलाइजा टेस्ट। क्या बोलते हैं, एलाइजा टेस्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है एलाइजा टेस्ट। एड्स की जो जांच की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एलाइजा टेस्ट। कभी कभी टाइफाइड के टेस्ट के पूछ लिया जाता है। टाइफाइड का जो टेस्ट किया जाता है उसके लिए हम विडाल परीक्षण करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं में जो फैलोपियन नलिका होती है इसको काट करके बांध देने की जो शल्य क्रिया की प्रक्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं। तो किसी भी फीमेल की अगर हम अंडवाहिनी नलिका को या फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध देते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, महिला नसबंदी, जिसको कि हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जन्म से पूर्व ही भ्रूण की संभावित आनुवांशिक बीमारी को पता लगाने की तकनीक को हम क्या कहते हैं। मतलब जन्म से पहले ही अगर भ्रूणीय अवस्था में कोई शिशु पल रहा है तो भ्रूणीय अवस्था में ही उसके रोगों का पता लगाने वाली एक तकनीक होती है जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एमनियोसिंटेसिस। क्या नाम है इसका, एमनियोसिंटेसिस, एमनियोसिंटेसिस। ये आपको याद रखना है, एमनियोसिंटेसिस, ठीक। तो एमनियोसिंटेसिस एक ऐसी विधि होती है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, भ्रूणीय अवस्था में ही कोई अगर रोग है बच्चे के अंदर तो इसका हम पता लगा सकते हैं। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या वृद्धि जो है इसका सिद्धांत किसने दिया था। तो मानव जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, थॉमस आर माल्थस ने। किसने दिया था, थॉमस आर माल्थस। किसने दिया था, थॉमस आर माल्थस, थॉमस आर माल्थस ने दिया, ठीक, थॉमस आर माल्थस। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि HIV के द्वारा होने वाला रोग जो होता है उसका एक नाम बताना है। कोई भी एक ऐसे रोग का नाम बताना है जो कि HIV के द्वारा होता है। तो HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि एक प्रकार का वायरस है। तो HIV वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है, तो आपको याद रखना है एड्स। कौन सा रोग होता है HIV वायरस के द्वारा, एड्स रोग होता है, ठीक। तो एड्स रोग का नाम आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ये मनाया जाता है भैया 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लैंगिक संपर्क से होने वाले एक रोग का नाम लिखना है, यानी यौन क्रियाओं के माध्यम से
जो रोग होते हैं उनमें से केवल एक रोग का नाम लिखना है, तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। आप लोग लिख सकते हैं सिफिलिस, सिफिलिस लिख सकते हो, आप लोग एड्स लिख सकते हो, इसके अलावा आप लोग गोनेरिया रोग लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो लैंगिक रूप से होने वाले एक रोग का नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन आपको याद रखना है डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। और अगर आप लोग हिंदी से लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं जनसांख्यिकी। क्या लिख सकते हैं आप लोग? जनसांख्यिकी भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग हिंदी से लिखना चाहते हैं तो आप लोग जनसांख्यिकी भी यहां पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष में नसबंदी की शल्य क्रिया का नाम क्या है? जो पुरुषों में नसबंदी की जाती है, मतलब पुरुषों की जो शुक्रवाहिका होती है या शुक्रवाहिनी होती है, वास्ट डिफरेंस जो होती है उसको काट करके बांध दिया जाता है, तब इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तब इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को? फिर हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी। ठीक, वैसेक्टोमी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा आईयूसीडी का पूरा नाम बताना है। आईयूसीडी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आईयूडी जो है एक जनसंख्या नियंत्रण करने की ही तकनीक होती है। आईयूडी का पूरा नाम क्या होता है? आईयूडी का पूरा नाम आपको लिखना है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या होता है? इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये आपको पूरा नाम याद रखना है किसका? इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये होता है आईयूसीडी का पूरा नाम। कभी कभी आईयूडी का पूरा नाम पूछ लेता है, यहां से सी गायब कर देता है। तो आईयूडी का पूरा नाम क्या करना है आपको? बस यहां से अगर सी हटाएगा तो आपको यहां से कॉन्ट्रासेप्टिव हटा देना है बस। आईयूडी का अगर पूरा नाम पूछेगा तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस, लेकिन आईयूसीडी का अगर पूछेगा तो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। चलिए इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है इसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया? मतलब परिवार नियोजन को अब हम किस नाम से जानते हैं? तो परिवार नियोजन को हम किस नाम से जानते हैं? परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं। तो यह चीज आपको याद रखना है, परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर स्थित है। कहां स्थित है? ये स्थित है भैया लखनऊ के अंदर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंडोम के उपयोग के कोई एक लाभ लिखिए। क्या लिखना है? कंडोम के उपयोग के कोई एक लाभ। तो कई सारे लाभ हैं इसके, तो इसका एक लाभ आप लिख सकते हैं यौन क्रियाओं से बचाना। ये क्या करता है? यौन क्रियाओं से या यौन संक्रमण से बचाता है। तो यौन संक्रमण से बचाना, यौन संक्रमण से बचाना, ये इंपॉर्टेंट काम होता है किसका? कंडोम का। यौन संक्रमण से बचाना, ये कंडोम का काम होता है, यौन संक्रमण से बचाना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा एसटीडी। एसटीडी का पूरा नाम लिखना है। हिंदी से अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं लैंगिक रूप से संचरणशील रोग, या आप लोग लिख सकते हैं यौन संक्रमित रोग हिंदी से। और अगर आप लोग इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, या आप हिंदी से लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए यौन संक्रमित रोग। क्या लिख सकते हैं आप? यौन संक्रमित रोग। यौन संक्रमित रोग क्या लिख सकते हैं आप लोग? यौन संक्रमित रोग। ठीक, यौन संक्रमित रोग। इसके अलावा इंग्लिश से अगर आपको लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अगला क्वेश्चन है कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन्स को हम क्या कहते हैं? तो कैंसर उत्पन्न करने वाला जो जीन होता है, यानी कैंसर के लिए उत्तरदायी जो जीन होता है उसका नाम क्या है? आंकोजीन। क्या है? आंकोजीन। और कैंसर की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं आंकोलॉजी, और कैंसर के जो चिकित्सक होते हैं उनको हम बोलते हैं आंकोलॉजिस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है मृत्यु दर और जन्म दर का प्रतिशत अनुपात क्या कहलाता है? तो मृत्यु दर और जन्म दर का प्रतिशत अनुपात क्या कहलाता है? जैविक इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जैविक इंडेक्स कहलाता है। जैविक इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जैविक इंडेक्स। ठीक, जैविक इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है एचआईवी का पूरा नाम आपको बताना है। एचआईवी जो कि एक वायरस होता है जिसके कारण एड्स रोग होता है, इसका आपको पूरा नाम बताना है। तो एचआईवी का पूरा नाम आप लोग क्या बताएंगे? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या बताएंगे आप लोग? ह्यूमन इम्यूनो, आप लोग बताएंगे ह्यूमन इम्यूनो
ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और इसी वायरस के कारण एड्स रोग होता है। कौन सा रोग? एड्स रोग होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है? तो आपसे पूछा गया कि जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है मानव में किस गुणसूत्र के कारण होता है, तो आपको लिखना है बाई क्रोमोसोम के कारण। किसके कारण? बाई गुणसूत्र के कारण होता है, तो आपको लिखना है बाई गुणसूत्र। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है, यानी मेंडल का जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम है, इस नियम का कोई एक एक्सेप्शन या अपवाद आपको बताना है। तो इसका सबसे बढ़िया जो अपवाद है वो है भैया सहलग्नता। वो क्या है? सहलग्नता, जिसको आप लोग बोलते हैं लिंकेज। क्या बोलते हैं? लिंकेज आप लोग बोलते हैं जिसको। अगला क्वेश्चन है, उस सिंड्रोम का आपको नाम बताना है जिसमें कि XXY लिंग गुणसूत्र होते हैं। मतलब XY के अलावा एक अतिरिक्त X क्रोमोसोम आ जाता है। सीधी सी बात है कि पुरुषों का जो 23वां जोड़ा होता है उसमें XY गुणसूत्र होते हैं, तो एक X गुणसूत्र और आ जाए, मतलब लिंग गुणसूत्र की अगर ट्राइसोमी हो जाती है किसी मेल के अंदर, तो इस गुणसूत्र को हम क्या बोलेंगे? तो इस गुणसूत्र का नाम है क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम। इस गुणसूत्र का नाम है क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर्स सिंड्रोम। ठीक, क्लीनफिल्टर्स सिंड्रोम। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिंड्रोम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। कोई ना कोई सिंड्रोम आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो सही जोड़ी में दिख जाए या रिक्त स्थान में दिख जाए या एक वाक्य में उत्तर में दिख जाए, कहीं पर भी दिख सकता है, पर सिंड्रोम से संबंधित क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन है, लिंग सहलग्नता का कोई एक उदाहरण बताना है। लिंग सहलग्न रोग इतने सारे होते हैं, उनमें से आपको किसी एक लिंग सहलग्न रोग का नाम बताना है। किसी एक लिंग सहलग्न रोग का नाम बताना है, मतलब लिंग सहलग्नता के कारण जो रोग होते हैं उनका एक उदाहरण बताना है आपको। तो आप लिख सकते हैं वर्णांधता। क्या लिख सकते हैं? वर्णांधता, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। क्या लिख सकते हैं आप लोग? वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। या आप लोग लिख सकते हैं, दूसरा एक लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं हीमोफीलिया। क्या लिख सकते हैं? हीमोफीलिया भी आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र को छोड़ करके कोशिका के सभी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? तो लिंग गुणसूत्र को अगर हम छोड़ दें तो कोशिका के बाकी सभी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 22 जोड़े। कितने होते हैं? ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी होती है। और 23वां जोड़ा जो होता है वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है, जो कि लिंग का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीडर्स रोग का दूसरा नाम बताना है। जो ब्लीडर्स रोग होता है, इस रोग का कोई दूसरा नाम क्या है? तो ब्लीडर्स रोग का जो दूसरा नाम होता है वो होता है हीमोफीलिया। क्या है? हीमोफीलिया को ही हम ब्लीडर्स रोग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस रोग में ब्लीडिंग होती है, लगातार ब्लड बाहर निकलता है, जिस कारण से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो हीमोफीलिया को ही हम क्या कहते हैं? ब्लीडर्स रोग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो बाई गुणसूत्र यानी जो बाई क्रोमोसोम है, इस बाई क्रोमोसोम की खोज किसने की? यानी आपसे यहां पे पूछा गया कि जो हमारा बाई गुणसूत्र होता है जो कि लिंग का निर्धारण करता है, इस बाई गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है स्टीवेंस ने। किसने की थी? बाई गुणसूत्र की खोज की थी स्टीवेंस ने। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम की खोज किसने की? ओवरऑल जो गुणसूत्र है यानी जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की खोज किसने की है आपको यह बताना है। तो क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने। किसने की थी? स्ट्रासबर्गर। किसने की है क्रोमोसोम की खोज? स्ट्रासबर्गर। ठीक, तो स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्र की खोज की, क्रोमोसोम की खोज की। और अगर आपसे यह पूछे कि गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो आपको याद रखना है वाल्डेयर ने। किसने किया था? गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाल्डेयर ने किया था, जबकि खोज किसने किया था गुणसूत्र की? तो स्ट्रासबर्गर ने किया था। चलिए, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, जब एक जीन 2 या 2 से अधिक लक्षणों को निर्धारित करती है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कोई जीन हमारे पास एक ही है, लेकिन एक ही जीन कई अलग अलग लक्षणों का निर्धारण कर रही है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बहुप्रभाविता। क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बहुप्रभाविता। क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बहुप्रभाविता। क्या बोलते हैं? बहुप्रभाविता बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनुवंशिकी के जनक कौन है? तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के मन में 9th से बसा है। तो अनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है?
ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल है अनुवांशिकी के जनक। और अगर आपसे आधुनिक अनुवंशिकी के जनक पूछ लिया जाए तो आपको लिखना है विलियम बेटसन। क्या लिखना है? विलियम बेटसन। और अगर आप लोगों से प्रयोगात्मक अनुवंशिकी का जनक पूछ लिया जाए तो आपको लिखना है टी.एच. मॉर्गन। क्या लिखना है? टी.एच. मॉर्गन लिखना है प्रयोगात्मक अनुवंशिकी के जनक। अगला क्वेश्चन है कि जब एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को ढक देता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? कोई पर्टिकुलर एक जीन है जो दूसरे जीन की घटना को क्या कर देगा? ढक देगा। यानी यहां पे इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्रभाविता। क्या बोलेंगे? प्रभाविता बोलेंगे। क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रभाविता। प्रभाविता में क्या होता है? कोई एक जीन जो होता है वो दूसरे लक्षण को क्या कर देता है? ढक देता है, जिस कारण से वो दूसरा लक्षण जो है अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रभाविता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आरएनए थोड़े समय के लिए होता है? ऐसा कौन सा आरएनए है जो बहुत ही कम समय के लिए एक्टिव होता है? तो आपको याद रखना है एमआरएनए। एमआरएनए को हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, या इसको हिंदी में हम बोलते हैं संदेशवाहक आरएनए। अगला क्वेश्चन है, किसी कोडान में नाइट्रोजीनस क्षारों की संख्या क्या होती है? मतलब नाइट्रोजीनस क्षार कितने होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक कोडान में? तो एक कोडान में नाइट्रोजीनस क्षारों की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 3। कितनी होती है? 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कृत्रिम तरीके से जीन का संश्लेषण किया? तो इनका नाम क्या है? डॉक्टर हरिगोविंद खुराना, या आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में एच.जी. खुराना। क्या लिख सकते हैं आप लोग? एच.जी. खुराना। आप लोग लिख सकते हैं एच.जी. खुराना। ठीक, तो एच.जी. खुराना यानी हरिगोविंद खुराना, इन्होंने लैब में सबसे पहले आर्टिफिशियल जीन का संश्लेषण किया। ठीक, चलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है 65वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आरएनए द्वारा डीएनए बनने की क्रिया। जब आरएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए यहां पे नहीं पूछा गया है, मतलब आरएनए से जब डीएनए बनेगा, रिवर्स होगा, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को? इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब आरएनए से डीएनए बनता है, या आपसे यह भी पूछ सकता है यहां पे कि एमआरएनए द्वारा डीएनए बनने की प्रक्रिया, तो सेम है। तो आरएनए से अगर डीएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक ऐसा रोग जो कि अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। अगर कोशिकाएं जो है अनियंत्रित तरीके से डिवाइड होने लगे, विभाजित होने लगे, तो उस रोग का आपको नाम बताना है। तो ऐसा केवल और केवल एक ही रोग है, दैट इज कॉल्ड एज कैंसर। तो कैंसर का जो रोग होता है ये अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण यह रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को कोड करने वाले कोडान का नाम बताना। ऐसा कौन सा कोडान है जो कि मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है? तो हमेशा आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा कोडान है। तो यह है हमारा AUG कोडान। कौन सा कोडान है? AUG कोडान। ये कोडान क्या करता है? ये कोडान जो है मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड को क्या करता है? कोड करने का काम करता है। किसको? मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड को कोड करता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए अणु को काटने वाले एंजाइम कहलाते हैं। ऐसे कौन से एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए के अणुओं को आपस में काटने का काम करते हैं? तो हमेशा आपको याद रखना है रिस्ट्रक्शन एंजाइम। कौन से एंजाइम होते हैं? तो ये होते हैं रिस्ट्रक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रक्शन एंजाइम जो होते हैं ये डीएनए के अणुओं को आपस में जगह जगह से काटने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो तकनीक होती है, डीएनए अंगुली छापन तकनीक जो होती है, इसको किसने विकसित किया? तो आपको याद रखना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो विधि है इसको किसने विकसित किया? तो एलेक जेफरी। किसने विकसित किया था? एलेक जेफरी। एलेक जेफरी ने क्या किया था? विकसित किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को एलेक जेफरी ने विकसित किया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी एक समापन कोडान का नाम लिखना है। देखिए 3 समापन कोडान होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। उनमें से एक होता है UAG, दूसरा है UGA और तीसरा है UAA। आप इनमें से किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं UAG। क्या लिख सकते हैं आप लोग? UAG। या आप लोग लिख सकते हैं UGA,
या आप लोग लिख सकते हैं UAA, कुछ भी लिख सकते हैं। ये तीनों ही क्या कहलाते हैं, समापन कोडान कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोड करने का काम नहीं करते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक जीन में औसतन कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? किसी एक सिंगल पर्टिकुलर जीन के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं? तो आपको याद रखना है कि एक जीन के अंदर लगभग 1000 एक जीन के अंदर 1000 न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक, हमेशा आपको याद रखना है कि एक जीन में औसतन कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो एक जीन के अंदर औसतन जो है 1000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। केवल एक जीन के अंदर 1000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उस एंजाइम का नाम लिखना है, या उस एंजाइम का आप नाम बताइए जो कि अनुलेखन में सहायता करता है। मतलब अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम का आपको नाम बताना है। तो अनुलेखन में कौन सा एंजाइम भाग लेता है? आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम भाग लेता है? आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की प्रक्रिया में मदद करता है, इस प्रक्रिया में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में शर्करा यानी जो शुगर होती है एवं फास्फोरिक अम्ल के मिलने से कौन सा बंध बनता है? मतलब जब शर्करा मिलता है किसी भी डीएनए का, जब शर्करा जो होता है ये जब फास्फोरिक अम्ल के साथ मिलता है तो किस बंध का निर्माण करता है? तो ये आपस में आप याद रखेंगे कि फास्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? फास्फोडाइएस्टर बंध। फास्फोडाइएस्टर बंध, फास्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण करते हैं। ठीक, तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब फास्फोरिक अम्ल और शर्करा आपस में मिलते हैं तो फास्फोडाइएस्टर बंध के माध्यम से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया। अभी हमने एमआरएनए से डीएनए देखा था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, या आप लिख सकते हैं अनुलेखन। ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाता है। ठीक, तो ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर डीएनए से एमआरएनए बन रहा है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन, और अगर एमआरएनए से डीएनए बनने की पूछ रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि उल्टा हो जाएगा यहां पे। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड की खोज सबसे पहले किसने की? तो न्यूक्लिक एसिड की जो खोज है सबसे पहले किसने किया था? फ्रेडरिक मिसर। किसने किया था? फ्रेडरिक मिसर ने किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर ने किया था। ठीक, फ्रेडरिक मिसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कितने प्रकार के जो कोडान होते हैं वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। तो हमने टोटल क्या देखा था? ट्रिपलेट कोड में हमने देखा था कि टोटल जो है 64 प्रकार के कोडान बनते हैं, जिसमें से 3 कोडान जो होते हैं किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, यानी वो समापन कोडान कहलाते हैं। और उसके अलावा जो बाकी बचे 61 कोडान ये मिलकर के 20 अमीनो एसिड का कोड करते हैं, यानी कि आपको याद रखना है 61। तो 61 कोडान मिलकर के 20 अमीनो अम्ल का कोड करते हैं। क्या याद रखना है आपको? कि 61 कोडान मिलकर के 20 अमीनो एसिड का कोड करते हैं। ठीक, चलिए इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा वह न्यूक्लिक अम्ल जिसमें कि राइबोज शुगर पाई जाती है। कौन सा ऐसा न्यूक्लिक अम्ल है जिसमें कि राइबोज शुगर पाई जाती है? तो राइबोज शुगर किसके अंदर पाई जाती है भैया? तो आपको याद रखना है आरएनए के अंदर। किसके अंदर? आरएनए के अंदर। इसका पूरा नाम अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताना है आपको जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक सूचनाओं को पहुंचाता है। तो अनुवांशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी कौन सा पदार्थ पहुंचाता है? तो उस रासायनिक पदार्थ का आपको नाम लिखना है। तो वो रासायनिक पदार्थ कौन सा है आपका? डीएनए, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए के माध्यम से ही आप देखेंगे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जो अनुवांशिक सूचना पहुंचती है उसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है? डीएनए की। अगला क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं इनके अलग होने की प्रक्रिया, टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको पता है कि डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो डीएनए के जब दोनों श्रृंखलाएं या दोनों स्ट्रैंड्स आपस में टूटते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या बोलते हैं?
डीनेचुरेशन। ठीक, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीनेचुरेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है जीन विनिमय। जीन विनिमय के संबंध में जैकब तथा मोनार्ड द्वारा प्रतिपादित मॉडल है। तो जीन विनिमय के संबंध में जैकब एवं मोनार्ड ने प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर एक अपना मॉडल प्रस्तुत किया था, जिस मॉडल का नाम क्या है? ओपरान मॉडल। क्या है? जिस मॉडल का नाम है ओपरान मॉडल। हमेशा आपको याद रखना है, ओपरान मॉडल किसने दिया था? जैकब एवं मोनार्ड ने। तो ये है हमारा ओपरान मॉडल। ठीक, तो ओपरान मॉडल किसने दिया? जैकब एवं मोनार्ड ने, जो कि जीन विनिमय से संबंधित था। अगला क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट है कि कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध कहलाता है। जो कवक होता है उसका पादपों की जड़ों के साथ जो सहजीवी संबंध होता है, उसका आपको उदाहरण लिखना है। तो किसी भी उच्च पौधे की जो जड़ें होती है और जो कवक होता है, ये आपस में मिलकर के एक नई संरचना बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कवक मूल। क्या बोलते हैं? कवक मूल बोलते हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे कवक मूल। ठीक, तो ये सहजीवी संबंध होता है पौधे की जड़ों में और कवक के अंदर। कवक क्या करता है? खनिज लवण और जल को प्रदान करता है। किसको? जड़ों को, और जड़ के माध्यम से पोषण प्रदान करता है। तो कवक मूल आप लिख लेंगे, इसका बढ़िया एग्जाम्पल है कवक मूल। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है? तो इंसुलिन में आपको केवल और केवल 2 ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं देखने को मिलती है, श्रृंखला ए व श्रृंखला बी, यानी 2 श्रृंखलाओं का बना होता है इंसुलिन। तो इंसुलिन पता है आप सभी को क्या होता है? हार्मोन्स होता है, जिसकी कमी से मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज या शुगर रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु कहलाते हैं। ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया के ऊपर हमला करते हैं, संक्रमण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ठीक, तो आपको याद रखना है कि विषाणु जो कि जीवाणुओं के ऊपर हमला करते हैं, संक्रमण करते हैं, तो जीवाणुओं के ऊपर संक्रमण करने वाले वायरस को हम क्या बोलते हैं? जीवाणु भोजी। क्या बोलते हैं? जीवाणु भोजी बोलते हैं। इंग्लिश में अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या लिख सकते हैं? बैक्टीरियोफेज, या आप लोग लिख सकते हैं जीवाणु भोजी। तो जीवाणु भोजी जो होते हैं ये ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया के ऊपर आक्रमण करते हैं। चलिए सभी क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर किसने काम किया? ड्रोसोफिला जो है एक मक्खी है, इसमें सबसे पहले किसने काम किया? तो आपको याद रखना है टी.एच. मॉर्गन ने। ड्रोसोफिला मक्खी पर किसने अपना अध्ययन किया था? टी.एच. मॉर्गन ने। किसने किया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने। तो आपको याद रखना है टी.एच. मॉर्गन। क्या याद रखना है? टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, तो टी.एच. मॉर्गन जो है इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले मेल ड्रोसोफिला पर या ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? इन्होंने प्रयोग किया था अपना। फिर है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में बांस की कितनी प्रजातियां या स्पीसीज पाई जाती है? जो बंबू है, भारत के अंदर बंबू की कितनी स्पीसीज है? तो आपको याद रखना है बंबू की प्रजातियों की अगर हम बात करें तो बंबू की प्रजातियां कितनी होती है? 100, यानी कि केवल और केवल 100। भारत में 100 प्रजातियां पाई जाती है किसकी? बांस की। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है? तो पृथ्वी के फेफड़े के रूप में हम किसे जानते हैं? हम जानते हैं अमेजन वर्षा वन को। किसको? अमेजन वर्षा वन को, क्योंकि अमेजन वर्षा वन जो है इसके द्वारा काफी मात्रा में ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में इसको हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पक्षियों की लगभग कितनी प्रजातियां ज्ञात है? जो एप्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, अब तक कितने पक्षियों की स्पीसीज भारत में ज्ञात है? तो आपको लिखना है भारत में पक्षियों की जो प्रजातियां वो लगभग कितनी है? 1200 के आसपास है। कितनी है? लगभग 1200। ठीक, 1200 स्पीसीज जो है पक्षियों की जो स्पीसीज है वो लगभग 1200 है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन्य प्राणियों को संरक्षित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था, जो कि कब पारित किया गया था? तो आपको याद रखना है 1972 में। कब पारित किया गया था? 1972 में पारित किया गया था। ठीक, सन 1972 यानी कि 1972। अगला क्वेश्चन है हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो आपको याद रखना है ये मंडला जिले में स्थित है। कहां स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में यानी कि मंडला जिले में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा
भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया जिसको हम बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये कब पारित किया गया था? तो आपको याद रखना है 1986 में। कब पारित किया गया था? 1986 में पारित किया गया था। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 91 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 8-9 क्वेश्चन और बाकी है, तो उसको भी जल्दी से करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, तो घाना पक्षी जो राष्ट्रीय उद्यान है या अभयारण्य जो होता है घाना पक्षी, ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको लिखना है राजस्थान में। कहां स्थित है? घाना पक्षी अभयारण्य जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? ये स्थित है राजस्थान राज्य में। ठीक, राजस्थान राज्य में स्थित है। घाना पक्षी अभयारण्य कहां स्थित है? तो आपको याद रखना है राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? आपसे पूछा गया है। तो भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कहां स्थित है? जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत में देखेंगे आप लोग सामाजिक वानिकी जो कार्यक्रम है ये कब प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ किया गया था 1976 में। कब प्रारंभ हुआ था? 1976 में, 1976 में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जो है 1976 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सोन चिड़िया भारत में कहां पाई जाती है? तो सोन चिड़िया आपको याद रखना है कि भारत में केवल और केवल कहां पाई जाती है? राजस्थान के अंदर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? राजस्थान के अंदर पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इकोसिस्टम का मतलब होता है परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। तो सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द या टर्म किसने दिया? तो आपको याद रखना है एजी टेंसले ने। किसने किया था? एजी टेंसले ने। किसने किया था? एजी टेंसले ने। 1935 में किया था इन्होंने, एजी टेंसले ने। तो एजी टेंसले ने आपको याद रखना है सबसे पहले सन 1935 में इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है किसी भी परितंत्र के अंदर वो होता है सूर्य। कौन होता है? सूर्य। सूर्य जो है प्राथमिक और मुख्य स्रोत होता है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है तो हमेशा आपको याद रखना है केवल और केवल एक दिशीय होता है। मतलब एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हमेशा एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है। ठीक, किस दिशा में होता है? एक दिशीय, मतलब एक ही दिशा में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड बनता है, कैसा बनता है? उल्टा बनता है कि सीधा बनता है? तो सवाल ही नहीं उठता है कि वन का पिरामिड, वन में या जंगल में या आप तालाब में बोलें या आप झील में, कहीं भी आप ले लीजिए, एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा स्ट्रेट यानी कि सीधा बनता है। कैसे बनता है? हमेशा सीधा बनता है। ठीक, तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, चाहे तालाब में ले लो आप, चाहे वन में ले लो, चाहे आप लोग घास के मैदान में ले लो, चाहे आप लोग झील के इकोसिस्टम में ले लो, कहीं भी ले लीजिए, एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम किसने दिया? मतलब एनर्जी का हर एक श्रेणी में, एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में 10% ही केवल ऊर्जा का क्या होता है? प्रवाह होता है। इस नियम को किसने दिया? तो आपको याद रखना है लिंडेमान ने दिया था। किसने दिया था? लिंडेमान ने। ठीक है ना, लिंडेमान ने दिया था। तो ये 100 क्वेश्चन हमने आपको पूरे के पूरे इंपोर्टेंट कवर करा दिए हैं। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को देंगे जिसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर बताना है, और वो क्वेश्चन है कि जब किसी पराग नलिका के अंदर, किसी पोलन ग्रेन के अंदर, पोलन ग्रेन आप लोग समझते हैं ना, पराग नलिका, तो किसी भी पोलन ग्रेन के अंदर, किसके अंदर? किसी भी पोलन ग्रेन के अंदर, किसी भी पोलन ग्रेन के अंदर, ठीक, किसी भी पराग नलिका का प्रवेश जो है बीजांड के जब अध्यावरण से होता है, पराग नलिका का प्रवेश जो है, पराग नलिका का जो प्रवेश होता है पोलन ट्यूब, ठीक है ना, पोलन ट्यूब यहां पे आप लिखेंगे। जो पराग नलिका होती है, इस पराग नलिका का जो प्रवेश होता है
जब बीजांड के अंदर अध्यावरण से होता है, कहां से होता है, पराग नलिका का प्रवेश जो होता है जब अध्यावरण से होता है, किसके अंदर, बीजांड के अंदर, अध्यावरण। ठीक, तो पराग नलिका जब अध्यावरण से होकर के किसमें प्रवेश करती है, बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, किसके अंदर, बीजांड के अंदर। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग किसमें देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। कोई भी पोलन ट्यूब है या पराग नलिका है तो वो बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, तो अगर अध्यावरण से होकर के प्रवेश कर रही है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने यहां पे टोटल 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कवर करा दिए हैं। इसका जल्द ही हम पार्ट 2 लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।